कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां बीचों बीच एक चौड़ी नदी खामोशी से बह रही होती है। इसी नदी के अंदर एक पुरानी कश्ती आगे बढ़ रही है, जिसमें रेवन नाम का एक आदमी अपने दो साथियों के साथ खड़ा होता है। यह लोग जंगली और जहरीले सांप पकड़कर गैर कानूनी तौर पर शहर में बेचा करते थे, मगर आज उनका मकसद आम शिकार से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कश्ती का कप्तान, जिसका नाम मार्को होता है, बार बार रेवन को खबरदार करता है कि जिस इलाके की तरह वह जा रहे हैं वह जगह और इंतहाई जानलेवा है। मार्को बताता है कि इस जंगल में जहरीले सांपों की भरमार है और मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ स्कारलेट नाम का एक दैवहैकल एनाकोंडा रहता है, जो इस इलाके में दाखिल होने वाले हर इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। मगर रेवन के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं होता। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि बस उन्हें वहां छोड़ दे, पैसे पूरे मिल जाएंगे और मार्को आराम से वापस जा सकता है। रेवन दरअसल सांपों का एक माहिर और बेरहम शिकारी था और आज वह खास तौर पर उसी स्कारलेट एनाकोंडा की तलाश में इस जंगल में आया था। कुछ ही देर बाद कश्ती खतरनाक मुकाम पर पहुंच जाती है। यहाँ मार्को अचानक ज्यादा पैसों का मुतालबा करता है, यह कहकर कि इस जगह तक आना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर है। रेवन खामोशी से जेब से नोट निकालता है, मगर जानबूझकर पैसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही मार्को झुककर पैसे उठाता है, अगले ही लम्हे रेवन छुरी निकालकर उसके गले में घोंप देता है। चंद सेकंड में मार्को का गला काटकर लाश नदी में धकेल दी जाती है। किनारे खड़े रेवन के दोनों साथी यह मंजर देखकर सहम जाते हैं। रेवन ठंडे लहजे में उन्हें खबरदार करता है कि अगर किसी ने भी उसके साथ धोखा करने की कोशिश की तो अंजाम उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। इसके बाद यह तीनों जंगल के अंदर गहराई की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक परासरानी और खौफनाक दैवहैकल मूर्ति नजर आती है। इसे देखकर रेवन कहता है कि लगता है स्कारलेट एनाकोंडा महज एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इसी दौरान उसके दोनों साथियों को बड़ी तादाद में छोटे जहरीले सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें कपड़े के बैग में भरने लगते हैं। लेकिन रेवन इन सांपों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ एक ही शिकार पर जमी होती हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक साथी कोल सांपों से भरा बैग लेकर अकेला कश्ती की तरफ वापस जाता है। अचानक उसकी नजर पानी में खड़ी एक सरकटी लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले ही लम्हे वह लाश पानी में गायब हो जाती है और नदी के अंदर से एक बहुत बड़ी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। कोल जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, मगर पलक झपकते ही एक दैवहैकल एनाकोंडा उसे अपनी ताकतवर लपेट में ले लेता है। सांप उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे जिंदा निकल जाता है। दूसरी तरफ दूसरा साथी लियाम बैग उठाए जंगल में आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर चढ़ते हुए उसी एनाकोंडा पर पड़ती है। उसके पेट को देखकर साफ अंदाजा हो जाता है कि उसने अभी किसी इंसान को निगला है। लियाम खौफ के मारे भागने ही वाला होता है कि सांप उसके साथी की लाश उगल देता है और अगले ही लम्हे उसे भी जकड़ लेता है। इसी वक्त रेवन दूर से यह सब देख रहा होता है। वह मौका पाकर अपनी शॉटगन निकालता है ताकि सांप को बेहोश कर सके, मगर अचानक पूरा जंगल शोर से गूंज उठता है। परिंदे, जानवर, हर तरफ अजीब हलचल मच जाती है। इस शोर से घबराकर एनाकोंडा अपना शिकार छोड़कर गहरे जंगल में गायब हो जाता है। साफ महसूस होता है कि जंगल में कोई और भी खतरनाक ताकत मौजूद है। यहाँ सीन अचानक कट होता है। अब कहानी एक पुराने सर्कस की तरफ मुनक्किल हो जाती है, जो बंद होने के करीब होता है। लोग आना छोड़ चुके होते हैं और सर्कस का मालिक शदीद माली परेशानी में होता है। इसी वक्त एडन कोल नाम का एक नौजवान वहां आता है और पैसों से भरा सूटकेस उसके सामने रख देता है। एडन ऐलान करता है कि वह सर्कस के तमाम फनकारों को खरीद रहा है, क्योंकि उसने थाईलैंड में नया सर्कस शुरू करने का मंसूबा बनाया है। सर्कस के लोग एडन के पास इतनी दौलत देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक एडन खुद भी उन्हीं के साथ एक गरीब फनकार के तौर पर काम किया करता था। मगर अब सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर एडन कोल ने ऐसा कौन सा काम किया जिसने उसे रातों रात इतना अमीर बना दिया। अगली सुबह एडन कोल एक पुरानी मगर मजबूत बोट के जरिए सभी सर्कस के लोगों को थाईलैंड ले जाने का इंतजाम करता है। चूंकि अब यह तमाम लोग कानूनी तौर पर एडन के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए सब खामोशी से बोट में सवार हो जाते हैं। बोट का नया कप्तान हावर्ड इंजन स्टार्ट करता है और बोट आहिस्ता आहिस्ता दरिया में आगे बढ़ने लगती है। सफर के दौरान एडन कोल चुपके से बोट के बाथरूम में जाता है और वहां किसी को फोन करता है। कॉल पर वह धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहता है कि डिलीवरी तैयार है, बस कुछ ही वक्त में मैं सबको तुम तक पहुंचा दूंगा। इस एक जुमले से साफ जाहिर हो जाता है कि एडन के इरादे साफ नहीं हैं और बोट पर मौजूद लोग किसी बड़े खतरे में हैं। कुछ दूर आगे जाकर अचानक बोट रुक जाती है। सब देखते हैं कि दरिया का रास्ता लकड़ी के मोटे तने और बड़े बड़े कंटेनर रखकर बंद किया गया है। कप्तान हावर्ड बताता है कि एक लंबा मगर महफूज रास्ता मौजूद है, लेकिन इस रास्ते से जाने में काफी वक्त लगेगा। यह बात एडन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में कप्तान को धमकाता है और कहता है कि उन्हें हर हाल में वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां शो के पैसे वह पहले ही एडवांस ले चुका है और अगर शो कैंसिल हुआ
तो सब बर्बाद हो जाएंगे। कप्तान हावर्ड एक खतरनाक हल पेश करता है। वह कहता है कि अगर शॉर्टकट चाहिए तो इन कंटेनर को धमाके से उड़ाकर रास्ता साफ किया जा सकता है। एडन बगैर सोचे समझे इस प्लान पर रजामंद हो जाता है। हालांकि यह फैसला उन सब के लिए जानलेवा साबित होने वाला होता है। चंद लम्हों बाद कंटेनर में बम लगाया जाता है और जोरदार धमाका होता है। रास्ता तो साफ हो जाता है, मगर धमाके के साथ ही एक खौफनाक मंजर सामने आता है। इन कंटेनर के अंदर सैकड़ों जहरीले सांप भरे होते हैं जो धमाके के बाद बोट पर आ गिरते हैं। चंद सेकंड में पूरी बोट सांपों से भर जाती है और चीख पुकार मच जाती है। सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। इसी हंगामे में माया नाम की एक लड़की होशमंदी का मुजाहरा करती है। वह फौरन एक पाइप खोलकर तेज प्रेशर से पानी छोड़ देती है, जिससे उसके इर्द गिर्द मौजूद कई सांप फिसलकर दोबारा दरिया में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ एडन कोल खौफ के मारे बाथरूम में छुप जाता है, मगर अचानक छत टूटती है और ऊपर से कई सांप उस पर आ गिरते हैं। जान बचाने के लिए वह बोट से छलांग लगाकर दरिया में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन खतरा यहाँ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके सामने एक जहरीला किंग कोबरा आ जाता है। कोबरा के हमला करने से एन पहले एक आदमी अचानक आकर सांप को पांव तले कुचल देता है और एडन की जान बचा लेता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रेवन होता है। अपनी जान बचने पर एडन रेवन को दोबारा बोट पर आता है। रेवन सबके सामने हरोद को एक वाइल्ड एक्सप्लोरर जाहिर करता है और कहता है कि एक हादसे के बाद वह जंगल में फंस गया था। अभी यह बात चल ही रही होती है कि सर्कस का एक फनकार चांग अचानक दर्द से चीख उठता है। उसके कान में शदीद तकलीफ होती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। रेवन जब गौर से उसके कान का मुआयना करता है तो फौरन समझ जाता है कि मसला क्या है। वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उंगली को चांग के कान के करीब ले जाता है। अगले ही लम्हे एक पतला मगर जहरीला सांप कान से बाहर निकलता है और रेवन की उंगली को काट लेता है। हैरत की बात यह होती है कि जहर के बावजूद रेवन पर कोई असर नहीं होता और वह सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। यह मंजर देखकर माया चौंक जाती है। वह जानती थी कि किसी इंसान का सांप के जहर से महफूज होना मामूली बात नहीं। वह एडन को बताती है कि ऐसा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब कोई शख्स तवील अरसे तक सांप के जहर को अपने जिस्म में दाखिल करता रहे। माया को रेवन पर शक होने लगता है, मगर एडन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि रेवन ने उसकी और एक साथी की जान बचाई है, इसलिए उस पर शक करना बेवकूफी होगी। कुछ देर बाद रेवन खुफिया तौर पर बोट के कप्तान हावर्ड से मिलता है। वह उसे भारी रकम देता है और एक पुराना नक्शा दिखाकर कहता है कि अगर वह उसे इस नक्शे में निशान ज़दा जगह तक पहुंचा दे तो वहां पहुंचकर और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे ही कप्तान इस जगह का नाम सुनता है उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वह फौरन बंदूक निकालकर रेवन पर तान देता है और खबरदार करता है कि अगर दोबारा इस जगह का जिक्र किया तो वह गोली मार देगा। कप्तान जानता था कि इस इलाके में एक दैव हैकल और खूनी एनाकोंडा रहता है, जिसे मुकरामी लोग बदनाम अफसाना नहीं बल्कि जिंदा मौत समझते हैं। रेवन खामोशी से मुस्कुराकर वहां से हट जाता है, जैसे वह पहले ही जानता हो कि यह रद्द अमल सामने आएगा। कुछ देर बाद बोट का कप्तान हावर्ड खामोशी से बोट के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक उसके हाथ में मौजूद फिशिंग रॉड जोर से नीचे की तरफ खींचता है और झटके से उसके हाथ से छूटकर फिसल जाता है। हावर्ड जैसे ही इसे कैसे उठाने के लिए झुकता है, अगले ही लम्हे कोई ताकत उसे पानी के अंदर घसीट लेती है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि रेवन का मंसूबा होता है। रेवन पानी के अंदर से हावर्ड को पकड़कर बेदर्दी से मार देता है और उसकी लाश को जंगल में मौजूद दैव हैकल एनाकोंडा के लिए चारे के तौर पर छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब सब लोग कप्तान को तलाश करते हैं तो वह कहीं नजर नहीं आता। माया को रेवन पर शक होने लगता है। वह उससे पूछती है कि कप्तान कहाँ है, मगर रेवन सर्द लहजे में कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। वह यह भी कहता है कि इस जंगल में लोगों का गायब हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। परिंदे चीखते हुए उड़ने लगते हैं और जानवर बदहवास होकर भागने लगते हैं। इसी लम्हे दरिया के पानी से एक भारी और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर रेवन के चेहरे पर खौफ के बजाय खुशी होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। अगले ही लम्हे नदी की गहराई से एक एनाकोंडा रेवन के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ता है। फिशिंग रॉड की रस्सी जोर से खींचने लगती है। रेवन इसे काबू में करने की कोशिश करता है, मगर एनाकोंडा अचानक पानी से निकलकर सबके सामने आ जाता है। इसका जिस्मत इतनी बड़ी और खौफनाक होती है कि सबकी सांसें रुक जाती हैं। एनाकोंडा एक झटके में रस्सी खींचता है और रेवन को पानी में घसीट लेता है। वह उसे इधर उधर पटकता है, मगर रेवन हिम्मत नहीं हारता। वह तैरता हुआ एक छोटी कश्ती पर चढ़ जाता है
और जाल की रस्सी को कश्ती से बांध देता है। फिर एक नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर वार करता है, मगर इससे सांप को ज्यादा नुकसान नहीं होता। अचानक एनाकोंडा रेवन को दोबारा जकड़ लेता है और कश्ती समेत नीचे पानी में दबो देता है। दूर खड़े लोगों को लगता है कि रेवन मारा गया, मगर चंद लम्हों बाद वह हैरत अंगेज तौर पर दोबारा बोट पर आ जाता है। रेवन दोबारा एनाकोंडा को पानी में तलाश करने लगता है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि सांप अब पानी में नहीं बल्कि बोट की छत पर मौजूद है। अचानक एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कप्तान हावर्ड की लाश उगल देता है। यह मंजर देखकर बोट में मौजूद सब लोग दहशत ज़दा हो जाते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा अंदर मौजूद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला होता है कि पीछे से रेवन नोकीला हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले से एनाकोंडा और ज्यादा मुश्तैल हो जाता है और सीधा रेवन के पीछे पड़ जाता है। रेवन खुद को बचाते हुए छुपने की कोशिश करता है, मगर एनाकोंडा बोट के अंदर घुस जाता है जहां बाकी लोग भी छुपे होते हैं। खुशकिस्मती से वह एडन कोल, एला और नूह को देखे बगैर खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। बोट के बाथरूम के करीब एनाकोंडा को चांग और एक बच्चा नजर आ जाता है और वह फौरन हमला कर देता है, मगर दोनों जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। इसी लम्हे माया भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा उस पर झपटता है, चांग होशियारी से एक बड़ा मटका उसके सर के आगे रख देता है, जिसमें सांप का सर फंस जाता है। एनाकोंडा मटके से निकलने के लिए तड़पने लगता है। इसी भगदड़ में वहां रखा कैरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है और तेल हर तरफ फैल जाता है। शदीद झटकों के बाद एनाकोंडा मटका तोड़कर आजाद हो जाता है, मगर एन इसी लम्हे रेवन पीछे से उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। रेवन एनाकोंडा को काबू करने ही वाला होता है कि नीचे फैले कैरोसिन की वजह से बोट में आग भड़क उठती है। आग तेजी से फैलते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है और पूरी बोट जोरदार धमाकों से लरजने लगती है। बोट में एक जबरदस्त धमाका होता है और सबको पानी में छलांग लगानी पड़ती है, मगर रेवन ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिसकी वजह से वह भाग नहीं पाता और आग में जलकर हलाक हो जाता है। और इस तरह स्कारलेट एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। तीनों यकीन नहीं कर पाते कि उनकी जान बच गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह जल्दी से जंगल छोड़कर महफूज जगह पहुंच जाते हैं और यूं यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।